हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन में मार्क्सवाद के विचार से आप क्या समझते हैं और इसके सिद्धांत। ठीक है, पहला देखते हैं प्रस्तावना। इतिहास लेखन और दर्शन में मार्क्सवाद दृष्टिकोण का एक ऐसा नजरिया है जो मानव समाज और इतिहास के विकास को आर्थिक आधार पर समझाता है। इस विचारधारा की शुरुआत प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने की थी। ठीक है, मार्क्सवाद के आने से पहले इतिहासकारों केवल राजा महाराजाओं के युद्ध तारीखों और धर्म विचारों को एक इतिहास के आधार पर मानते थे, लेकिन मार्क्सवाद ने इतिहास लेखन की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांति ला दी। इसने यह साबित किया कि इतिहास महान व्यक्ति या राजाओं की व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं बदलता, बल्कि समाज की आर्थिक व्यवस्था, आम जनता, किसानों, मजदूरों और उनके काम करने या उत्पादन करने के तरीकों से बदलता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि राजा महाराजा या फिर उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं से समाज नहीं बदलता, बल्कि आर्थिक व्यवस्था, आम जनता और किसान मजदूरों के काम करने के तरीके और उत्पादन के तरीकों से बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इतिहास लेखन में मार्क्सवाद का मूल विचार। मार्क्सवाद विचारधारा का मुख्य मानना है कि किसी भी युग के समाज, राजनीतिक, कानून, कला और संस्कृति को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उस समय की आर्थिक स्थिति या अध्ययन न किया जाए। कार्ल मार्क्स ने इसे समझाने के लिए समाज को दो हिस्सों में बांटा है। पहला है बुनियादी या आधार, जिसमें समाज की आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के साधन जैसे जमीन, फैक्ट्री, तकनीक और मजदूर शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा है अधिसंरचना, जिसके अंतर्गत समाज की राजनीतिक, कानून, धर्म और संस्कृति आता है, जो इसी आर्थिक आधार के ऊपर टिका होता है। ठीक है, उसका सीधा निष्कर्ष यह था कि जब भी समाज का आर्थिक आधार बदलता है, जैसे खेती के दौर से फैक्ट्रियों के दौर आना, तो उसके ऊपर खड़ी राजनीतिक, धर्म और संस्कृति की पूरी इमारतें भी अपने आप बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत। इतिहास को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए मार्क्सवाद ने तीन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। पहला है ऐतिहासिक भौतिकवाद। यह सिद्धांत मानता है कि इतिहास को चलाने वाली असली ताकत कोई भगवान या विचार नहीं, बल्कि भोजन, कपड़ा और मकान जैसे भौतिक चीजें हैं। ठीक है, और इन्हें बनाने वाले साधन जमीन, तकनीकी कारखाने हैं। इसलिए इतिहास की हर बड़ी घटना या बदलाव के पीछे हमेशा कोई ना कोई आर्थिक कारण छिपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार शुरुआती दौर को छोड़कर हर युग का इतिहास अमीर शोषक और गरीब शोषित के बीच के आपसी टकराव की कहानी रहता है। ठीक है, इन दोनों विरोधी वर्ग के हित हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होता है और इसी वर्ग संघर्ष या क्रांति के कारण ही इतिहास आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इतिहास के विकार के चार चरण। ठीक है, आर्थिक बदलाव के आधार पर मार्क्स ने इतिहास को चार भागों में बांटा है। पहला है आदिम साम्यवाद, जहां सब बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें सब बराबर होता है। दूसरा है दास युग, जहां मालिक और गुलाम बने। तीसरा सामंती युग, जहां राजा और जमींदार आए। चौथा है आज का पूंजीवादी युग। ठीक है, जहां फैक्ट्रियां और मालिक मजदूर का शोषण करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का मानना था कि भविष्य में मजदूर क्रांति करेंगे और सब फिर से ठीक हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि भविष्य में मजदूर लोग क्रांति करेंगे और सब कुछ बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इतिहास अनुसंधान में इस दृष्टिकोण का महत्व। इतिहास अनुसंधान में मार्क्सवादी दृष्टिकोण बेहद उपयोगी और क्रांतिकारी साबित हुआ, क्योंकि इसने इतिहास लेखन का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसके प्रभाव के कारण इतिहासकारों का ध्यान महलों, राजाओं और युद्धों की पुरानी कहानियों से पूरी तरह हटकर और उसका ध्यान खेती, कारखानों, आम जनता, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के रोजमर्रा के जीवन की तरफ गया। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का ध्यान राजाओं के महल, युद्ध और पुरानी कहानियों से पूरी तरह हटकर उनका ध्यान खेती, कारखाना, आम जनता, गरीब लोगों की तरफ गया। ठीक है, जिसे इतिहास की भाषा में
नीचे से इतिहास लेखन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास लेखन में इसी नजरिए का बहुत बड़ा महत्व रहा। डीडी कोशाम्बी, रोमिला थापर, आर एस शर्मा और बिपिन चंद्र जैसे भारतीय महान इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को गहराई से समझाने के लिए इसी कार्ल मार्क्स नजरिए का बेहतरीन और निष्पक्ष उपयोग किया। इस दृष्टिकोण की वजह से आज हम समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग के इतिहास को भी सच और प्रमाण के साथ पढ़ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद ने इतिहास को देखने के और लिखने का एक बिल्कुल नया वैज्ञानिक और तार्किक नजरिया दिया। यह हमें यह अच्छी तरह सिखाता है कि समाज के आर्थिक उच्च नीच और अमीर गरीब की वर्ग संरचना को समझे बिना हम इतिहास का कभी भी सच्चा और पूरा मूल्यांकन नहीं कर सकते। हालांकि कुछ आधुनिक विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं कि मार्क्सवाद केवल पैसे और आर्थिक कारणों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं और धर्म, देशभक्ति या संस्कृति की भूमिका को कम आंकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद इतिहास लेखन की दुनिया में मार्क्सवाद आज भी समाज के शोषितों और दबे कुचले लोगों के हक को सामने लाने और इतिहास को गहराई से समझाने का एक बेहद शक्तिशाली जरूरत और मार्गदर्शन सिद्धांत बना हुआ है। ठीक है, आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इतिहास लेखन में सामान्यकरण से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य, आवश्यकता और उपयोगिता। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना। इतिहास लेखन में सामान्यकरण का मतलब अलग अलग बिखरे हुए ऐतिहासिक तथ्यों, सबूत और घटनाओं को आपस में जोड़कर एक बड़ा निष्कर्ष, नियम या सिद्धांत निकालना है। ठीक है, इतिहास केवल राजाओं के नाम, लड़ाइयों और तारीखों को रटने का विषय नहीं है। एक इतिहासकार का काम सिर्फ यह बताना नहीं होता कि अतीत में क्या हुआ, बल्कि यह समझाना भी होता है कि वैसा क्यों हुआ था। ठीक है, और उसका आगे चलकर समाज पर क्या असर पड़ा। जब कोई इतिहासकार इतिहास की छोटी छोटी घटनाओं में एक जैसे तारीख या पैटर्न देखता है तो वह उसके आधार पर एक बड़ी धारणा या विचार सामने रखता है, जिसे सामान्यकरण कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने इसके महत्व को समझते हुए ठीक वैसा ही कहा कि इतिहासकार और तथ्य एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना ठोस तथ्यों के इतिहासकार का कोई आधार नहीं होता और बिना सामान्यकरण के इतिहास के तथ्य बेजान और बेकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामान्यकरण के मुख्य उद्देश्य। इतिहास अनुसंधान में सामान्यकरण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इतिहास को समझने योग्य और अर्थपूर्ण बनाना है। इसका पहला उद्देश्य केवल घटनाओं को गिनने के बजाय उन्हें सही अर्थ देना है। ठीक है, जैसे सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, बल्कि इसके पीछे के सामाजिक आर्थिक कारणों को जोड़ना, घटनाओं की असली मतलब समझाना है। ठीक है, इसका दूसरा उद्देश्य इतिहास की लाखों बिखरी हुई घटनाओं को एक सूत्र में बांधना है। ठीक है, इसके अलावा सामान्यकरण का उद्देश्य अतीत में इंसानों और समाज के व्यवहार के तरीके को समझाना, जिससे यह पता चलता है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों ने कैसा व्यवहार किया, जैसे शोषण बढ़ने पर क्रांतियों का होना। अतः इसका उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, ताकि एक ऐतिहासिक घटना से सीखे गए निष्कर्षों का उपयोग दूसरे वैसे ही घटना को आसानी से समझने के लिए किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामान्यकरण की आवश्यकता। इतिहास लेखन में सामान्यकरण बेहद जरूरी और अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना इतिहास केवल बोरिंग कहानी, तारीखों और राजाओं के नामों का एक बेजान ढेर बनकर रह जाएगा। ठीक है, इतिहास को एक गंभीर, तार्किक और सामान्यजनक विषय बनाए रखने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता होती है। इसके अलावा दो अलग अलग देशों या समय की तुलना के लिए भी बेहद जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हमें भारतीय सामंतवाद की तुलना यूरोपीय सामंतवाद से करनी है, तो हमारे पास सामंतवाद नाम का एक सामान्य विचार होना चाहिए। ठीक है, सामान्यकरण इतिहास को एक वैज्ञानिक रूप भी देता है, जिसके जरिए इतिहासकार सामाजिक बदलाव के पीछे छुपे नियमों को ढूंढकर इतिहास को
अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बिना वर्तमान समाज अतीत से कोई सबक नहीं सीख सकता। जब हम इतिहास का सामान्यकरण करते हैं तभी हमें यह समझ आता है कि पुरानी गलतियों को दोहराने से कैसे बचा जाए और समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामान्यकरण की उपयोगिता और महत्व। इतिहास अनुसंधान से सामान्यकरण की उपयोगिता बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी के कारण इतिहास में मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद जैसे महान सिद्धांतों की विवेचना का जन्म हुआ है। यह इतिहास की भाषा को सरल और छोटा बनाता है। उदाहरण के लिए इतिहासकार हर एक गरीब की कहानी को अलग लिखने के बजाय सीधा लिख देता है कि उस काल में आम जनता की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, जिससे इतिहास को समझने में आसान हो जाता है। साथ ही जब कोई इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष सामान्यकरण करता है तो समाज में फैली पुरानी रूढ़िवादिता और गलत धारणाएं जैसे प्राचीन भारत अविश्वसनीयता दूर हो जाता है। ठीक है, और सच सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामान्यकरण के स्रोत। जब भी इतिहासकार मन ग्रंथ या हवा में सामान्यकरण नहीं कर सकता, ठीक है, इसके लिए उसे मजबूत साक्ष्य की जरूरत होती है। इसके मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। पहला प्राथमिक स्रोत, ठीक है, जिसमें उस काल के असली सिक्के, शिलालेख, सरकारी दस्तावेज, स्मारक और डाकिया शामिल होते हैं, जिनकी बारीकी से जांच करके बड़ा निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा द्वितीय स्रोत, जिसमें अन्य आधुनिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए पुस्तकें, शोध पत्र और पुराने विश्लेषण शामिल होते हैं। इतिहासकार इन दोनों के स्रोतों से मिले तथ्यों को आपस में जोड़कर और उसका तुलना करके ही कोई अंतिम सामान्यकरण या सिद्धांत तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निष्कर्ष। हम यह कहते हैं कि इतिहास लेखन में सामान्यकरण कोई शौक नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है। इसके बिना इतिहास के तथ्य वैसे ही हैं जैसे बिना सीमेंट बालू के ईंटे का ढेर। ठीक है, जिसे ज्ञान का कोई मजबूत मकान नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इतिहासकारों को सामान्यकरण करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और बिना पर्याप्त सबूतों को के जल्दीबाजी में आकर कोई भी गलत धारणा जैसे सभी राजा क्रूर थे नहीं बनानी चाहिए। यदि पूरी ईमानदारी, सावधान और ठोस सबूतों के साथ सामान्यकरण किया जाए तभी इतिहास सच्चा, निष्पक्ष और समाज को सही रास्ता दिखाने वाला बनता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ टॉपिक, और इसमें कुछ खास समझाने का नहीं था, जिस कारण से मैं आप लोगों को समझाई नहीं हूँ। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।